अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं जी। जैसे कि आज आपको पता है संडे है, हम लोग बैठे हुए हैं, म्यूज़िक हो रहा है कुछ ड्राइंग रूम में ही। हसनैन अकील लाहौर से, माई यंगर ब्रदर लाहौर से वो आया हुआ है। बस वो बैठे बैठे कुछ माहौल म्यूज़िक का बन गया। असल में हम लोग आज कोई एक दो वीडियोस शूट करने जा रहे हैं। सलमान अकील और हसनैन अकील मेरे छोटे भाई हैं, उनका एक आरफाना कलाम है, उसकी वीडियो आज हम इंशाल्लाह शूट करेंगे। तो उसी हवाले से सारे इकट्ठे हुए थे। हसनैन लाहौर से इस्लामाबाद आया हुआ है और बैठे हुए बस कुछ माहौल ऐसा बना, कुछ अब्बू की चीज़ें वो गा रहा था। मैंने कहा चलें आपसे भी शेयर करें हसनैन अकील के साथ ये जो हमारी नशिस्त है। तो चलें मिलते हैं जी हसनैन अकील से, मेरे छोटे भाई से, और उनसे कुछ सुनते हैं, उनसे कुछ डिस्कशन भी करते हैं आज। जी हसनैन, सबसे पहले तो वेलकम। आप लाहौर से इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए, ज़ाहिर है बड़ी गर्मी है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था। हमारी ये जो हम वीडियो हमने शूट करनी थी, ये गर्मी की वजह से पेंडिंग हो रही थी, कुछ हालात भी ऐसे ही थे। तो आज क्या आप हमें सुना के रहे हैं, बल्कि सुनाने से पहले सबसे पहले तो बहुत सारे आपके जो फैंस हैं जो आपके साथ बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मोस्टली मैं अपने आईडी से ही आपकी ये सारी चीज़ें अपलोड कर रहा होता हूँ। तो बहुत सारे प्यार करने वाले लोग हैं जो अब्बू से भी प्यार करते हैं और उनकी वजह से फिर आपसे भी प्यार करते हैं। तो उनके साथ कोई बात करना चाहें आप पहले? जी थैंक यू। मेरे बहुत ही प्यारे भाईजान उस्मान अकील भाईजान मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम हैं और हमारा सरमाया है, हमारा फ़ख्र है। माशाल्लाह से उन्होंने जिस तरह हमें ग्रूम करने में और चीज़ों की गाइडेंस में जितना उन्होंने हमें सपोर्ट किया, मौला आपको इसका अजर दें, और यकीनन दे भी रहे हैं। और जितने भी लोग जो अब्बू से प्यार करने वाले हैं, मैं तो किसी काबिल ही नहीं, तो जितने लोग मेरे वाले साहब साद अकील मंजूर साहब को प्यार करने वाले हैं, मैं उन सब का बहुत मशकूर व ममनून हूँ कि वो उनके बाद फिर थोड़ा सा हमें स्पेस देते हैं कि हम भी कुछ ना कुछ अपनी हाज़िरी लगवा सकें। तो आज जो कंपोजिशन एक बड़ी रेयर सी बड़ी लास्ट एरा में अबू जी ने कंपोज़ की थी, तो आज बैठे बैठे वो ऐसे रची हुई थी, तो मैंने कहा कि मैं आप सबकी नज़र करूँ, जैसा भी है टूटा फूटा वो आपकी नज़र है, आप सबकी इजाज़त से।
शजर न होने दें जो हवा का गुजर न होने दें। घर में ऐसे शजर न होने दें जो गुजर न होने बड़ा खूबसूरत इसका शेर मुझे बहुत पसंद है। खाक पाए बिलाल हैं हम लोग, खाक पाए खाक पाए बिलाल हैं हम लोग, खाक पाए बिलाल हैं हम लोग। जब भी चाहें सहर न होने दें जो हवा गुजर न तेरे दिल में क़याम भी रखे, तेरे दिल में तेरे दिल तेरे दिल में क़याम भी रखें, तेरे दिल में क़याम भी रखें। धड़कनों को खबर न होने दें जो हवा का गुजर न होने दें जो हवा गुजर न घर में ऐसे शजर न होने दें जो हवा गुजर न होने दें। वाह जी अबू जी की बड़ी रेयर कंपोजिशंस में से और बड़ी मुश्किल कंपोजिशंस में से ये एक है। इसकी पोइट्री भी मुझे बहुत ही पसंद अच्छा, है। इसके शायर जहाँ तक मुझे याद पड़ा है सैंड, ये हनीफ साकी हैं हाफिज़ाबाद से। आई थिंक मुझे जहाँ तक याद पड़ा है, ये बिल्कुल लास्ट एरा में अबू की डेथ से पहले हनीफ साकी साहब उनके पास जब आए, वो ये कलाम लिखे। उनकी एक दो चीज़ें पहले भी बड़ी बहुत ज़्यादा पजीराई मिली उन्हें। एक पंजाबी थी उनकी,
वो भी अब्बू ने कंपोज़ की। जी तो बिल्कुल। खैर बड़ा इसका भी एक आरफाना रंग मुझे लगा इस पोइट्री में भी। जी बिल्कुल जो ऐसे ही है। हवा ये का पोइट्री बहुत ही नफीस स्कील और चूज़ी सी एक चीज़ है। आजकल लोग लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन वो जो पुराने थॉट्स थे, पुराने थॉट्स तो नहीं कहेंगे बल्कि मैं कहूँगा कि वो मॉडर्न थॉट्स थे और बड़े यूनिक वो सोचें थी। उनकी थोड़ी सी किल्लत है। तो वो क्योंकि मैंने अब्बू जी की 150-200 बुक्स पोइट्स की पढ़ी हुई हैं, तो मुझे यही था कि अब्बू नहीं इतना इंटरेस्ट लेते होंगे या मैं भी कुछ पढ़ी हूँ या कुछ छोड़ दी हूँ। तो उनके जाने के बाद वो सारी बुक्स तकरीबन की 150 बुक्स हैं जो मैंने भी स्टडी की हैं पोइट्री की, क्योंकि मुझे भी बहुत लगाव है शायरी के साथ। अच्छी शायरी पढ़ने के लिए बड़ा दिल करता है जो कम मिलती है आजकल। तो उसमें से वो मैंने जो ऑब्ज़र्व की कि आपकी बात वो ये थी कि अब्बू जी ने वो सारी बुक्स पढ़ी हुई थी और उनमें से जो बावज़न और वो जो चीज़ें होती थी जो गाने के लायक थी वो उन्होंने फ़ोल्ड की हुई थी और उनकी कंपोजिशंस उन्होंने की हुई हैं। उन्होंने ऊपर उनकी बाकायदा शक्लें लिखी हैं कि ये मैंने इस शक्ल में कंपोज़ की है। तो गज़ल में क्योंकि पोइट्री का बड़ा अमल दखल है, तो अल्लाह करे कि हमारे जो पोइट्स हैं उनमें वही सोच, कभी भी चीज़ें बदलती नहीं हैं, सच हमेशा सच ही रहता है और अच्छी चीज़ हमेशा अच्छी ही रहती है। अच्छा, मैं सॉरी जहन में थोड़ा सा अपनी लोकेशन ऐसी सेट कर रहा था कि आपसे ये डिस्कशन का जो सेशन है ये भी बड़ा मज़ेदार है। मैं कुछ अब्बू के हवाले से चूँकि बात हो रही है तो मैं भी कुछ शेयर करना चाह रहा था अपने जो हमारे फेसबुक फ्रेंड्स हैं। ये जो आपने बात की पोइट्री के हवाले से, तो मैंने देखा है उनके पास बहुत ज़्यादा शुरा की बुक्स पढ़ी होती थी, लेकिन उनका जो एक सिलेक्शन थी, उनकी वो पोइट्री की सिलेक्शन वो बहुत एक डिफरेंट, बड़ी यूनिक सी। अच्छा, ज़ाहिर है जो भी शायर आता है उसकी कोशिश यही होती थी कि हाँ सब कोई कंपोज़ करें उसका कलाम, लेकिन ये एक बड़ा अलमिया रहा है कि एक जो कलाम, ऐसा कलाम जो कि दिल को असर करने, जिसके लिरिक्स भी ऐसे हों और फिर वो कंपोज़ भी हो। क्योंकि अच्छी जो शायरी होती है, क्यों हसनैन मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ऐसे ही। जो अच्छी शायरी होती है वो समझ लें कंपोज़ हुई हुई है। वो अक्सर कहा करते थे यार जो शायरी होती है ना उस पर मगज़मारी नहीं करनी पड़ती, वो कंपोज़ हुई होती है। उसमें वो बड़ी रिदमेटिक होती है, उसमें मौसीकियत भी होती है। तो वो बस वो बुक पकड़ते थे, 1-2 पेजेस देखते थे, उनको आइडिया हो जाता था। लेकिन उनकी फिर जो कलेक्शन होती थी, उनकी जो सिलेक्शन होती थी वो ऐसी यूनिक होती थी कि क्या कहने, जो फिर उन्होंने कंपोज़ की। तो वो फिर सेशन वो हमने गुजारे उनके साथ। तो चलें, उनकी शख्सियत के हवाले से भी हम अपने जो दोस्त हैं उनसे बात शेयर करते रहेंगे क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत हैं, उस्ताद अकील मंजूर सॉरी, कि मैं वो अक्सर बात करता होता हूँ अपने दोस्त, अपने जो मेरे अज़ीज़ हैं, जो मेरे कलीग्स हैं, कि यार इंसान अल्लाह ने भेजा है इस दुनिया में तो उसका कोई मकसद है इस दुनिया में आके। ऐसे नहीं कि आप बस आए, अपना काम किया, अपनी जॉब की, खाया पिया, सो गए, उठ के बाद। ये तो खैर हम सारे ही लोग करते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसका कोई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इस दुनिया में आके, किसी भी शोबे में, भले आप कुछ भी कर रहे हैं लेकिन कुछ कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में उसका होना चाहिए। तो वो एक ऐसी ही शख्सियत थे कि वो ऐसी लाइफ गुजार के गए कि वो एक रोल मॉडल बन गए। मैं ये अक्सर कहता होता हूँ कि आप अगर चाहते हैं कि एक ऐसी लाइफ गुजारें कि आपके जाने के बाद भी आपको उतना ही याद किया जाए जितना आप जब ज़िंदा होते हैं, तो वो लोग हैं उस्ताद अकील मंजूर, उनमें से एक हैं। बहुत सारे अल्लाह की ज़ात ने ऐसे लोग भेजे हैं जो बड़े ख़ास लोग होते हैं। वो अपने काम को इबादत समझ के करते हैं और वो इस दुनिया में एक अपना कंट्रीब्यूशन छोड़ के जाते हैं और उनके जाने के बाद फिर उनको फॉलो किया जाता है। ये बड़ी आपकी गुड लक होती है कि आप जब इस दुनिया से चले जाएँ तो कोई आपको फॉलो करे। ये अल्लाह की ख़ास एक ब्लेसिंग होती है, वरना फिर ऐसे ही है कि बस लगे हुए हैं हम सारे लोग, बस एक दुनिया के मामलात में ऐसे उलझे हुए हैं कि बस दिन है रात है, बस दिन होता है रात होता है, खाते हैं पीते हैं, एंजॉय करते हैं, चिल मारते हैं और बस चले जाते हैं। तो चिल भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन चिल के साथ साथ स्किल भी बहुत ज़रूरी है। आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो
कि आप सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। तो ऐसे लोग अल्लाह की ज़ात ज़रूर भेजती है जी, और वो अपना कंट्रीब्यूशन छोड़ के जाते हैं। तो बहुत सारी और बातें हैं, वो भी मैं साथ साथ कोशिश करूँगा उनकी शख्सियत के हवाले से, उस्ताद अकील मंजूर साहब की शख्सियत के हवाले से, कि वो सूफ़ी मंश इंसान किस तरह से अपनी लाइफ गुजार के गए। इस एक ग्लैमरस प्रोफेशन में रहने के बावजूद वो एक ऐसी खूबसूरत, एक इतनी सिंपल और इतनी खूबसूरत लाइफ गुजार के गए कि आज उनको याद किया जा रहा है। उनको प्यार करने वाले उनको याद कर रहे हैं, हम भी उनको याद कर रहे हैं। और ये जो कुछ भी है, ये सब कुछ उन मोहम्मद वाले मोहम्मद के बाद बस उनकी मेहनत है और उनके के ही सदक़े से है। ये जितना प्यार है आप लोगों का, ये जितना लव है, ये इसकी वजह यही है कि वो नाम हमारे साथ जुड़ा हुआ है उस नाम की वजह से। तो मैं हसनैन की तरफ दोबारा जाऊंगा। जी हसनैन, आप कुछ प्लीज़ सुनाएंगे। एक और बड़ी अच्छी कंपोजिशन है, आप सबकी नज़र करता हूँ। तेरे चेहरे पे सवेरा कोई किरणों जैसा हुस्न है साथ तेरा, रंग उजालों जैसा तेरे चेहरे सवेरा है कोई किरणों जैसा हुस्न है साथ तेरा, रंग उजालों जैसा। शराबों जैसा हुस्न है साथ तेरा, रंग उजालों जैसा तेरे चेहरे सवेरा है कोई किरणों रंग उजालों जैसा।
रंग उजालों जैसा तेरे चेहरे सवेरा है कोई किरणों जैसा उसमें है तेरा रंग उजालों अच्छा हसनैन, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा क्योंकि ये अब सेशन हमारा ऐसे ही है, डिस्कशन भी होगी, आपको बहुत सारे लोग अभी देख रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं जी, थैंक यू। तो इसमें फरमाइश भी होगी, ज़ाहिर है लोग आपसे फरमाइश भी कर रहे हैं कुछ सुनने की। गज़ल, क्योंकि मेरा ख़ुद इंटरेस्ट ज़्यादा जो है वो गज़ल के हवाले से है। मैं देख रहा हूँ कि अभी ये जो मौजूदा दौर है इसमें म्यूज़िक ज़ाहिर है वक्त चेंज होता है, कभी जो है वो फोक का दौर आ जाता है, कभी पॉप म्यूज़िक आ जाता है, कभी गज़ल डोमिनेट कर जाती है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ टाइम से गज़ल सिंगिंग जो है ये कुछ थोड़ी पीछे चली गई है और एक और तरह का म्यूज़िक बहुत आगे आ गया है। जो म्यूज़िक हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहूँगा, मेरी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि जो म्यूज़िक वो मेलों ठेलों का था, गाँव का था, जिसको हम पेंडू एक स्टाइल कहते थे, वो बहुत आगे डोमिनेट कर गया सारे हमारे इस खित्ते में। और ये जो गज़ल की गायकी थी जिसने कि बड़ा एक डोमिनेट किए रखा एक टाइम तक सारा ये जो हमारा रीजन है, तो अभी वो काफ़ी पीछे चली गई है। तो इसकी क्या वजह, आपके नज़र में ये क्या वजह क्या है, गज़ल इतनी पीछे क्यों आई है? एक्चुअली ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया, जो मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, क्योंकि गज़ल को हमेशा पीछे धकेलने की कोशिश की गई है या फिर उसे इजी समझा गया है या इजी उसे पेश किया गया है कि ये आम कोई गज़ल वगैरह गा लेते हैं हम। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गज़ल मैं समझता हूँ कि मुश्किल तरीन सिन्फ है गाने की, क्योंकि इसमें आपने एक नहीं बल्कि 1000 से भी ज़्यादा चीज़ों का ख्याल रखना होता है। आपके अंदर गाना तो अल्लाह ताला ने जितना अता किया हुआ है मेरे मौला ने, उतना ही सब ने गाना है। अब क्योंकि हम जिस शैडो के नीचे रहे हैं, तो अब्बू जी फरमाते थे, इशारा भी करते थे वो कि बेटा मैंने इतने गाने से इतना सा निकाला है। तो वो जो आजकल का म्यूज़िक चल रहा है या जो लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, करना चाहिए। उसमें ये है कि अच्छा रूदारी है, बढ़त है गाने की। लेकिन गज़ल का हमें जो हमारे वाले साहब ने बताया है वो ये है कि बेटा आपने उसमें उतना ही गाना है जितना गज़ल में ज़रूरत है गाने की। और अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा गाना है लेकिन आपको उसको डिलीवर करना नहीं आ रहा, तो फिर ये आपका लैक है, कमी है आपकी। तो क्योंकि वो एक पैशनेटिव चीज़ होती है गाना, इसे बर्दाश्त करना गोइए, बड़े लोग कहते हैं कि बर्दाश्त करना जिसे आ जाए वो गोइया बन जाता है। क्योंकि 1 2 3 शक्लें आ जाएं या पलटे पे थोड़ा सा हाथ चल जाए ना, तो वो फिर वो अंदर उसको समेटना या उसको बर्दाश्त करना, ये बहुत बड़ा मौला का
की अता हो, ज़र्फ़ हो, तो वो फिर बर्दाश्त होता है। और वही चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में आपने देखा होगा कि जिसका जिस तरह का गाना है, जिस भी गायक का, ये मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन है, उसकी शख्सियत भी उसी तरह की है। तो इसका डायरेक्ट इम्पेक्ट और होता है आपकी शख्सियत पे भी, और यही आगे जो सुनने वाले हैं उन पे भी उतना ही असर होता है जितना आप जो कर रहे हो। तो आप ज़्यादा में से कम करना ये मुश्किल तरीन है। अच्छा, मुझे हसनैन एक बात ये बताएं कि आप अब क्या देख रहे हैं इन फ्यूचर। मैं गज़ल की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एक तो मेरा इंटरेस्ट भी है, और मैंने देखा है जो ज़्यादा जो हमारा एक ओवरऑल जो लिसनिंग क्लब है गज़ल को, एक ज़्यादा तादाद में लोग सुन रहे होते हैं, पसंद सेमी क्लासिक में आ जाता है। तो क्या देखते हैं आप इन फ्यूचर, गज़ल का फ्यूचर क्या है? गज़ल का फ्यूचर अच्छा है, ब्राइट है, मैं देख रहा हूँ। क्योंकि अब कुछ लोग हैं जो इसको सीरियस ले रहे हैं और उन्हें लेना ही पड़ेगा। उसमें से चंद लड़के हैं मेरे भाई जो अच्छे फादर्स की औलादें हैं, अच्छे बापों की औलादें हैं। उन्हें चाहिए कि वो जो काम उनका असली है उसी पे फोकस करें। लेकिन यार ये देखो, ये एक बड़ा चैलेंजिंग भी है। आज जिस दौर में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसमें सबसे एक बड़ी जंग जो है वो तो एक सर्वाइवल की जंग है। आर्टिस्ट जो हैं मोस्टली वो एक सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। वो कंप्रोमाइज़ उन्हें करना पड़ रहा है, वो चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करके जो डिमांड है, मार्केट की डिमांड है। लेकिन ये मार्केट डिमांड जो है, यही मैं अक्सर कहता होता हूँ, ये मार्केट डिमांड एकदम चेंज कैसे हो गई? क्या वो लिसनर्स क्या ख़त्म हो गए सारे, जो गज़ल सुनते थे, जो मेहंदी साहब को सुनते थे, जो गुलाम अली साहब को सुनते थे, जो अकील मंजूर साहब को सुनते थे, गुलाम अब्बास साहब को सुनते थे, और बहुत सारे नाम है। मैं वन बाय वन अगर लेना शुरू कर दूँ तो बहुत लंबी एक फहरिस्त है। तो वो क्या वो लिसनर्स ख़त्म हो गए, या उन्होंने आगे ट्रांसफ़र नहीं किया उनकी आगे एक नेक्स्ट जनरेशन? जैसे हम लोग गाने वालों की औलाद हैं तो हमें वो विरसे में एक चीज़ मिली है, इसी तरह जो लिसनर्स होते हैं वो भी तो ज़ाहिर है उनके बच्चे होते हैं, उन तक आगे ट्रांसफ़र होना भी चाहिए। तो वो कहाँ चले गए वो सारे लोग? ये एकदम इतना चेंज कैसे वो बिल्कुल वो गैप आया, वो इस वजह से आया कि आगे काम करने वालों के बच्चों ने चेंज होने की आड़ में, क्योंकि चेंज होने का मतलब ये है कि आप मेहनत नहीं करना चाह रहे। देखिए, जब उस्ताद सलामत अली हाँ साहब का दौर था, उस्ताद बड़े गुलाम अली हाँ साहब का, ये बड़े नाम हुए हैं, इनकी वजह से मैं समझता हूँ कि आगे गाना चल रहा है। तो इनके दौर में भी यही मसले मसाइल थे जो आज हैं। इनका प्रोग्राम भी रात को 1 बजे 12 बजे चलता था, इनके भी लिसनर्स इतने ही थे। ये चेंज नहीं हुआ, ये वहाँ स्टिल वहाँ ही खड़ा है। लेकिन पहले ये ज़्यादा इसका ग्रोम इस वजह से था कि पहले लोग मेहनती थे और वो एक दूसरे को देखते थे कि यार ये यहाँ तक गया है तो मैं भी इससे आगे निकलूँ। ये जो कम्युनिटी है, जो गज़ल सुनने वाले लोग आज भी हैं, लेकिन जब उन्हें कुछ मिलता ही नहीं सुनने को आगे, बस ऐसे ही वो एक रोब सा हमने डाला हुआ है जी, हम वो हैं, हम ये हैं, कुछ भी नहीं है। क्योंकि सब कुछ काम ही होता है। जब आप अच्छा क्वालिटी वर्क देंगे, अच्छा काम देंगे, गज़ल अच्छी सुनाएंगे लोगों को, तो लोग सुनेंगे और वो खुद ही कम्युनिटी उसकी बनती चली जाएगी। आजकल तो मुख्तलिफ़ चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं और मुख्तलिफ़ ऐसे हमारे भाई हैं जो इस चीज़ को लेके चल रहे हैं गज़ल को। तो अल्लाह करे एक टाइम आएगा और करीब ही है वो, जिस तरह हम लगे हुए हैं ये एक किस्म का समझ लें जहाद है, शुरू से ही रहा है। लेकिन हम अपना रास्ता नहीं भूले, हम उसी रास्ते पे हैं। हमें पता है कि हम किसकी औलाद हैं और हमें क्या करना है, क्या हमें ज़ेब देता है और हमने किस तरह इस काम को आगे लेके चलना है। अच्छा, मैं यहाँ से ही एक क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे। ये जो आपने बात की कि हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और हमने क्या करना है, ये हमें बहुत क्लियर है कि हमने व्हाट वी हैव टू डू। मुझे ये बताएं कि जब एक बड़े बाप की औलाद होना वो कैसी फीलिंग है, और उस काम को जो आपने आबा अजदाद ने किया होता है उसको लेकर के आगे चलना, ये कितना एक चैलेंजिंग है, कितना इसके लिए आपको एफ़र्ट दरकार होती है। आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें दोस्तों के साथ कि आप क्या फ़ील करते हैं। पहले तो ये बताएं कि ये आपकी फ़ीलिंग क्या होती है जब एक बड़ा नाम जुड़ा होता है आपके साथ, और फिर चैलेंज क्या होता है आपके लिए, आपने करना क्या है, ये मेरा आप जवाब देंगे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। इसके 2 पहलू हैं इस बात में। एक तो जितनी बड़ी ब्लेसिंग है बड़े बाप का बेटा होना, और वो यकीनन ब्लेसिंग है, उसमें कोई शक नहीं है, उतना बड़ा ये ज़िम्मेदारी का भी काम है और मुश्किल तरीन मरहला है।
कि उस इतने बड़े, क्योंकि जब बड़े लोगों का नाम लिया जाता है, जिस तरह मैं अपनी फीलिंग्स ही बताऊं कि अब्बू जी का जब नाम लिया जाता है तो लोगों का जो माइंड सेट है वो वहाँ ही ट्यून हुआ है अकील मंजूर साहब के लेवल पे। तो अब वो, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बहुत मेहनत दरकार है, सारी ज़िंदगी मेहनत करें तो फिर वो लेवल जो है वो उसकी खुशबू भी आ जाए तो वो हमारी कामयाबी है। तो वो लेवल, उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें जो है वो कोशिश करनी पड़ेगी। और कुछ ऐसे भी हैं हमारे भाई जो बड़े नामों को सिर्फ कैश करवाना चाह रहे हैं। जी, हम वो बड़ा है हमारा, वो है कैश करवाने से जो आपका काम है वो कभी भी इम्प्रूव नहीं होगा, वो तभी होगा आप जब आप मेहनत करेंगे। चलें जी, थैंक यू सो मच हसनैन, ये हमारी डिस्कशन चलती रहेगी क्योंकि लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप कुछ और हमें सुनाना चाहें, साथ साथ म्यूज़िक भी चलता रहे और फिर हम बीच में ये डिस्कशन भी आपसे हमारी चलती रहेगी और उस्ताद अकील मंजूर साहब के हवाले से हम आपसे मज़ीद बातें भी ज़रूर शेयर करेंगे। तो हसनैन, कुछ आप अपनी कोई कंपोजिशन भी अगर सुनाना चाहें तो प्लीज़ वो भी सुना सकते हैं, जैसे आपका दिल हो, जिस तरह आपका जहन बना है। जी ज़रूर, मैं आपको लगता था वो कौन था जो मुझे गमशनास लगता था। कहाँ से आया था सहरा की प्यास लगता था। वो कौन था जो मुझे गमशनास लगता था।
इस कंपोजिशन के हवाले से मैं बताऊं, ये अबू जी की एक ऐसी कंपोजिशन थी जो अक्सर औकात वो बताया करते थे कि उस्ताद सलामत अली हाँ साहब बड़े शौक़ से ये कंपोजिशन अबू जी से सुनते थे और बहुत प्यार से नवाजते थे। और वो कहते थे कि अकील बेटा ये मुझे सुनाओ, तो अबू जी कहते थे कि वो फरमाते थे कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब ही होती थी जब मैं अपने उस्ताद सलामत अली हाँ साहब को वो ट्यून सुनाता था। और वो एक ऐसी हस्ती हुए हैं कि जिन्होंने अपने उस्ताद की इज़्ज़त, रिस्पेक्ट और उनका मुकाम अपने बाप से भी ज़्यादा उन्हें दिया, और वो यकीनन वो डिज़र्व भी करते थे। और इसी वजह से उनके गाने में उस्ताद सलामत अली हाँ साहब की झलक ज़रूर नज़र आती थी। और उनका जो कहना अक्सर महफ़िलों में वो कहते थे कि मेरे गाने में अगर किसी की आंख में आंसू नहीं आया तो मैं लानत करता हूँ ऐसे गाने पे। तो ये इस तरह की बातें तभी होती हैं जब आपका उस्ताद इस तरह का हो और खुश हो आप पे। ये बहुत बड़ा क्लेम है हसनैन, ये बिल्कुल जो बात आपने अभी शेयर की है, ये छोटा क्लेम नहीं है कि आप इतना आपको अपने वो गाने पे जोम तब ही होता है जी कि जब आपने मेहनत की होती है, आपके साथ दुआएं भी होती हैं, बिल्कुल, और आप उसको इबादत समझ के अपने काम करते हैं। ये ऐसे तो हमने भी बहुत देखा कि शादी की महफ़िलों में भी वहाँ ऐसे होता था कि जैसे कोई मुसाहिब चल रहा है, मतलब गाना सुन के लोग रो रहे होते थे। ये कोई ख़ास मौला की अता थी, उनके काम के साथ उन पर बड़ी अता थी कि उनका काम। और ये यकीनन अपने उस्ताद के साथ जो उनकी एक अकीदत थी, जितना प्यार उन्होंने किया और दुआएं ली, ये उन्हीं का नतीजा था कि उनको बड़ा सराहा गया। लेकिन उनका काम मैं समझता हूँ कि एक बैड लक ये रही कि उस तरह से वो पब्लिक नहीं हो सका, लोगों तक नहीं पहुँच सका। उसकी क्या रीज़न है, ये भी थोड़ा सा बताएंगे आप? उसकी वो समझते थे, क्योंकि अब्बू जी के साथ जितना अर्सा मैं रहा, अक्सर कि हमारी तो इतनी ज़रूरत नहीं होती थी कि उनसे खुल के हम फ्रैंकली ऐसे बातें कर सकें, बहुत कम वो थे। लेकिन ये है कि वो उनकी नज़र में ऐसी चीज़ मौला ने रखी हुई थी कि वो हमें देखते थे तो हमें आइडिया हो जाता था कि क्या चाह रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं, और वो एग्जैक्टली वही चाह रहे होते थे। तो वो फरमाते थे, बेटा मेरे लिए मेरा गाना जो है वो वही है जो मैं अपने उस्ताद को सुनाता हूँ, और उस पर उन्होंने जो स्टैंप लगाई है। और वो समझते थे उस्ताद फ़तेह अली हाँ साहब और उस्ताद सलामत अली हाँ साहब की मौजूदगी में जो उन्हें मीर खुसरो अवार्ड मिला, तो वो फरमाते थे, बेटा मेरे लिए वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी वो अवार्ड जो है वो मुकद्दम है। और मैं समझता हूँ कि मैं एक प्रॉपर गवैया हूँ। इसकी स्टैम्प ये है कि मुझे ये दो जो बड़े लेजेंड्स हुए हैं, इन्होंने अपने हाथों से वो मुझे अवार्ड दिया। और मेरे नज़दीक भी किसी भी गवैये के लिए सबसे बड़ा अवार्ड वही होता है जो उस दौर के, बल्कि हर दौर के वो गवैये थे, उनके हाथों से जब वो मिलता है, और बग़ैर किसी सिफारिश और बग़ैर किसी इस तरह की चीज़ के मिलता है, लॉबिंग के बगैर मिलता है, सिर्फ़ अपने काम की बेस पे, मेहनत की बेस पे। तो ये बड़ा उनके ऊपर एक मौला का करम था। और वो किसी चीज़ की उन्हें परवाह नहीं थी कि फ़लाँ बंदा मेरा गाना सुने। वो तो कहते थे, फरमाते थे कि यार बंदे ही नहीं है जिन्हें गाना मैं सुनाऊँ, कहाँ से वो लोग लाऊँ जो गाना, वो तो लोग चले गए हैं। तो ये फिर उन्होंने रात को 2-2 बजे हमने एंड तक देखा, टिल डेथ, वो उनके पास मंडल पड़ा होता था, तो वो सारी रात वो रियाजत में लगे हुए होते थे, और हम पास लेटे होते थे, सोए होते थे, लेकिन हम डिस्टर्ब नहीं होते थे। कैसी बात है, ऐसा मज़ेदार उस ट्रांस में हम होते थे कि हम दुआएं करते थे, यार और थोड़ा सा ये याद। अच्छा, मैं हसनैन एक और बात आपसे शेयर करूंगा ये मीडिया कवरेज के हवाले से, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं कि एक तो हम लोग भी उनके नाम से एक यूट्यूब चैनल है हमारा, जो हम उस्ताद अकील मंजूर के नाम से लेके चल रहे हैं, कुछ और भी यूट्यूब चैनल्स हैं जो उनकी रिकॉर्डिंग्स शेयर कर रहे हैं। जी जी। तो ज़ाहिर है अब लोगों तक, अब सोशल मीडिया का दौर है, लोगों तक वो चीज़ें पहुंच रही हैं, लोग सुन रहे हैं जिन लोगों ने नहीं सुना था। और ऐसा है कि बहुत सारे लोगों ने उनको सुना हुआ ही नहीं था। आज सोशल मीडिया का दौर है, उनकी रिकॉर्डिंग्स अब मार्केट में आ रही हैं, लोग सुन रहे हैं। मुझे अब काफ़ी लोग बाहर से भी, फ़ॉरेन से भी रब्ता करते हैं। एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जो कि बहुत अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं, क्लासिकल सुनते हैं, जो उस्ताद सलामत अली हाँ, उस्ताद फ़तेह अली हाँ साहब
और इस तरह के जो असातिज़ा हैं बाकी, उनका गाना अमीर खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब, इनको सुनने वाले हैं। अच्छा, वो मेरे एक प्रोफेसर हैं, उनके कहीं जानने वाले थे, मेरा उनसे रब्ता हुआ कि म्यूज़िक का उन्होंने कोई एक वेंचर करना था। तो मुझे उन्होंने जब रब्ता किया साउथ अफ्रीका से, मैंने उनको रिकॉर्डिंग भेजी, अब्बू के कुछ क्लिप्स भेजे। जब उन्होंने वो रिकॉर्डिंग सुनी उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कॉल की, फिर उन्होंने मुझे कहा जी इनका नाम तय जी कौन है। मैंने कहा जी मेरे फादर उस्ताद। उस दिन के बाद आज तक मेरा उनसे रब्ता है और वो उनको सुन रहे हैं और उनके कॉम्प्लीमेंट्स बड़े मज़ेदार होते हैं। वो मुझे अक्सर कहते हैं यार मुझे एक चीज़ का हमेशा दुख रहेगा कि मैं पाकिस्तान भी बहुत गया, मैंने पाकिस्तानी आर्टिस्टों की बहुत सारे इवेंट्स किए पूरी दुनिया में, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, गज़ल के हवाले से। लेकिन मुझे अफसोस ये कि ये आर्टिस्ट जो है ये कैसे मिस हो गया, ये इनसे मेरी मुलाकात क्यों नहीं हुई। इनका जो स्टाइल है ये एक बहुत डिफरेंट और बड़ा यूनिक स्टाइल है गज़ल सिंगिंग में, और ये मुझसे मिस हो गई, मुझे समझ नहीं आ रही। तो वो फिर ज़ाहिर है उनकी एक अपनी फीलिंग्स हैं, वो फिर शेयर करते हैं। तो बस अच्छा, ये मैं समझता हूँ ये भी एक फैक्टर है कि लोगों तक उनकी वो चीज़ें पहुँची भी नहीं है उस टाइम पे। अब जैसे पहुँच रही हैं, बहुत सारे लोग पूरी दुनिया से रब्ता करते हैं, उनको सुनते भी हैं। तो ये एक मेरे ख्याल में एक फैक्टर है कि लोगों तक उनकी चीज़ें पहुँची नहीं है। अब वो चीज़ें एट दैट टाइम देयर वाज लैक ऑफ मीडियम्स। हमारे पास मीडियम्स इतने नहीं थे और वो चीज़ें इतनी नहीं थी। और फिर ज़ाहिरी बात है उनका जो मिजाज था वो बड़ी खुददार सी पर्सनैलिटी थी। वो ख़ुद नहीं, वो कहते थे यार इतनी मेहनत क्यों की अगर हमने ही लोगों को जा के कहना है कि हमें बुलाओ। और वो ये एक टिपिकल सी चीज़ लगती है। तो वो उनके मिजाज में एक नवाबी शख्सियत थे वो, और इनकलाबी शख्सियत थे। तो इस वजह से भी वो थोड़ा सा लोगों तक चीज़ें नहीं। लेकिन ये भी मेरे नज़दीक वो बाकायदा जब उस्ताद सलामत अली खान साहब की उन्होंने शागिर्दी इख्तियार की थी तो वो किसी बैठक में नहीं की थी या वो किसी ढकी छुपी जगह पे नहीं की थी। वो उन्होंने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के फ़ादर की बरसी पे वो फरमाते थे कि बेटा मैं पहले 1 घंटा 1.5 घंटा गाया था, परफॉर्म मैंने किया था अच्छा खासा, और उस जगह पे फिर मैंने शागिर्दी मैंने उस्ताद सलामत अली खान साहब की। तो ये सारा पता था, सब लोगों को पता था कि ये क्या है। और ज़ाहिरी बात है आज भी हम जहाँ भी जाते हैं बड़ा इस हवाले से रिच हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जहाँ भी जाते हैं हमें बताना नहीं पड़ता कि अकील मंजूर साहब कौन थे, सब सारी दुनिया को पता है। और बाकी ये है कि ये हमारा थोड़ा सा अलमिया भी है इस कम्युनिटी में, इसी वजह से शायद पीछे हैं कि हम जो काम अच्छा हो रहा हो उसको बताना जो है उसमें अपनी इंसल्ट समझते हैं, या हम ये सोचते हैं कि शायद इससे हम छोटे हो जाएंगे। हालांकि हमने तो यही देखा है उस्ताद सलामत अली खान साहब को, क्योंकि मेरी वो इंस्पिरेशन है तो मैं इस वजह से बार बार उनका नाम लेता हूँ। तो हमने तो उन लोगों के भी नाम सुने हैं कि जिनका गाना आज तक भी नहीं सुना। ऐसे असातिज़ा के नाम उन्होंने लिए कि ये मैंने उनसे सुना और ये बात उन्होंने की। तो ये नाम लेने से जो है वो इंसान का कद बड़ा होता है और काम में बरकत डलती है। तो ये थोड़ा सा है फैक्टर। अल्लाह करे कि इस चीज़ से हम आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहे हैं, अल्लाह करे कि निकल आए। चलें। अच्छा हसनैन, आपके पास कोई रिकॉर्डिंग अगर आप प्ले करना चाहें कोई अब्बू की, तो ये एक महफ़िल बनी हुई है, तो मैं चाह रहा हूँ हमारे लिसनर्स जो हैं वो सुन भी लें। कोई आपकी नज़र में ऐसी कुछ चीज़ें जो आप शौक़ से सुन रहे होते हैं जब अकेले होते हैं, तो कुछ चीज़ ज़रूर प्ले करिए। मेरे पास उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं। उस्मान भाई क्योंकि इस हवाले से वर्किंग कर रहे हैं हमारे सोशल मीडिया के हवाले से, और हमारी सारी डीलिंग्स और ये सारी चीज़ें उस्मान भाई जान मेरे बड़े भाई हैं उस्मान अकील भाई, तो यही देखते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी रिकॉर्डिंग्स उनकी हैं। हाँ इंशाल्लाह वो भी जी हम लोग गहे बगहे। हाँ हमारे पास उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। वो हम कोशिश कर रहे हैं उनको हम आहिस्ता आहिस्ता एक तो सीडीज़ पे लेके आएँ, उनको मोबाइल्स पे हम लोग शेयर करें आपके साथ, क्योंकि उनकी असल जो रिकॉर्डिंग्स हैं, जो ऑडियो कैसेट की रिकॉर्डिंग्स हैं, वो अभी तक लोगों तक नहीं पहुंची, जिसमें बहुत अच्छा गाना हुआ है। तो वो भी इंशाल्लाह कमिंग सून हम उस पर काम कर रहे हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो कोई एक
ये एक जो चीज़ है हसनैन कि उस्ताद सलामत अली खान साहब की शागिर्दी, ज़ाहिर है उनके तो हज़ारों में तादाद में शागिर्द है, जी तो ये एक ख़ास मौला की अता थी कि वो उनकी खुशबू जो है वो बिल्कुल मिलती थी उस्ताद अकील मंदूर साहब की सिंगिंग में। जी तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसमें ये था कि वो एक जगह पे अब्बू जी ने परफॉर्म करना था लाहौर एक जगह ईवान इकबाल में, तो गाने से पहले वो ऐसा उनका बाबरकत काम था, बैठे हैं वो, पहले काफ़ी देर गाना होता रहा, हम भी वहाँ गए हुए, काफ़ी लोग, पूरा हॉल भरा पड़ा था। तो उन्होंने हारमोनियम पहले 1 मिनट ऐसे छेड़ा कि वो सारी सन्नाटा हो गया। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा आलाप किया तो क्लैपिंग हो गई और बड़ा पजीराई मिली। तो उन्होंने फरमाया कि मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं उस्ताद सलामत अली खान साहब का आशिक हूँ, शागिर्द तो हूँ ही, लेकिन मैंने उनसे इश्क किया है। तो जब किसी से फिर इश्क किया जाता है तो फिर बंदा वही इंसान वही हो जाता है जो जिससे वो इश्क करता है। इस वजह से उनके गाने में, और दूसरी बात ये कि वो बहुत रिच थे घर से, इस हवाले से कि वो मेरे दादा अबू उस्ताद मंजूर हुसैन ठट्ठे वाले के बेटे थे। वो ऑलरेडी इतने रिच थे हारमोनियम के हवाले से कि उनके 5000 से ज़्यादा शागिर्द हैं मेरे दादा अबू के। तो वो घर से ही इतना ज़्यादा गाना लेके चले थे, लेकिन ये उनकी ईमानदारी थी और इसी वजह से काम में बरकत पड़ी, और इसी वजह से उस्ताद सलामत अली खान साहब का गाना उनकी झलक वो नज़र आती थी उनके गाने में कि उन्होंने माना और फिर उनकी शागिर्दी की। इतने बड़े बाप होने के बावजूद उन्होंने शागिर्दी की और फिर उस गाने को अपनाया, और फिर गज़ल में और सेमी क्लासिकल में उन्होंने बजाय किसी को फॉलो करने के उन्होंने एक अपना अंदाज़ जो है वो नया वो इंट्रोड्यूस करवाया। और वो ही मुश्किल चीज़ होती है, एक नई चीज़, नई क्रिएशन करना किसी चीज़ की, क्रिएटिविटी। जिस तरह उस्ताद मेहदी हसन खान साहब हो गए, मेरे बहुत ही प्यारे अंकल जी गुलाम अली साहब वो हो गए, उन्होंने नई जहतें दी गज़ल को कि इस तरह भी इसको गाया जा सकता है, इस तरह भी। इसी तरह अबू का भी एक अलहदा ही ट्रांस थी, उन्होंने एक अलहदा गाना इंट्रोड्यूस करवाया और उसमें वो कामयाब रहे और उसी को ही गाते रहे और फिर लोग उसी को ही बड़ी पजीर आएंगी। जी हसनैन, अभी बिल्कुल हम वाइंड अप करने के करीब हैं। लास्ट में आप कुछ अगर सुनाना चाहें तो बिल्कुल, क्योंकि हमने अभी वो शूटिंग के लिए भी जाना है तो वाइंड अप इस टुमरी के बाद बनता तो नहीं गाना। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये चलें देखें, उन्हीं की याद में उन्हीं को ट्रिब्यूट देते हुए, ट्रिब्यूट ये उनका ही सारा काम है। क्योंकि हम उनका ही फरमाना था कि बेटा आप ने गाना तो वही गाना है जो आपको मौला ने अता किया है। ज़ाहिर बात है मुझे देखना है, उस्ताद सलामत अली खान साहब को देखना है, लेकिन उसमें आपने करना ये है कि अपने दिमाग को भी इस्तेमाल करना है, ख़ुद भी कुछ करना है। जिसका फुकदान है मेरी सारे भाइयों से, जो काम करने वाले लायक भाई हैं मेरे, वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, बल्कि ख़ुद से वो जो कर सकते हैं, जिस तरह अंकल जी परवेज़ मेहदी साहब हो गए, अंकल जी गुलाम अब्बास हो गए, अंकल जी फिदा हुसैन, एजाज कैसर साहब हो गए, ये सारे लोग जो चले गए हैं, मौला उनके दर्जात बुलंद फरमाएँ, और जो हैं मौला उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे और उनका साया कायम रहे। तो ये नाम इसी वजह से हुए हैं कि इन्होंने अपना काम किया है। और खुदारा जो हमारे टीवी चैनल्स हैं वो म्यूज़िक को जो है वो उसको सेकेंडरी चीज़ या एक्स्ट्रा में ना गिनें। म्यूज़िक एक एग्जिस्टेंस का नाम है, सबसे ज़रूरी म्यूज़िक ही है। इसी वजह से आजकल गोलियों का चलना ज़्यादा हो गया है, अदम बर्दाश्त हो गई है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। तो एक तो ये कि म्यूज़िक को प्रमोट करें और ये ना कहा करें लोगों से कि वो फ़लाँ ने गाया था वही गा दो, वो फ़लाँ ने गाया था वही गा दो। इसी वजह से कोई नया गोया नहीं आप पैदा कर रहे। न्यू टैलेंट को इनकरेज करें, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए और अच्छे म्यूज़िक को प्रमोट करें। जी बिल्कुल, ये आपका मैसेज भी लोगों तक पहुँच गया जी। ये मेरी एक अपनी कंपोजिशन है, मोहसिन नकवी साहब की पोइट्री है, मैंने कोशिश की है।
दे रहा वो दे रहा है दिलासे तो उम्र भर के मुझे वो दे रहा है वो दे रहा है दिलासे तो उम्र भर के मुझे बिछड़ न जाए कहीं बिछड़ न जाए कहीं फिर उदास करके मुझे वो दे रहा दिलासे तो उम्र भर के मुझे बिछड़ न जाए कहीं बिछड़ न जाए कहीं फिर उदास करके मुझे वो दे रहा दिलासे उम्र भर दिले तबाह तेरे गम को टालने के लिए दिले तबाह दिले दिले तेरे गम को टालने के लिए सुना रहा फसाने इधर उधर के मुझे सुना रहा फसाने इधर उधर के मुझे बिछड़ न जाए कहीं बिछड़ न जाए कहीं फिर उदास करके मुझे वो दे रहा दिलासे उम्र भर के मुझे थैंक यू थैंक यू सो मच जी हसनैन, आपने टाइम दिया। एंड पे कुछ अगर मैसेज देना चाहें आप व्यूवर्स को। मैसेज यही है मेरे सारे सुनने वालों को, मेरी तरफ से बहुत सलाम, बहुत शुक्रिया। आप इतना प्यार करते हैं और इतनी इज़्ज़त से बख्शते हैं, इज़्ज़त से नवाजते हैं। अल्लाह ताला अच्छा गाना सुनने की तौफीक उसे ही देते हैं जिस पे बहुत ही करम हो अल्लाह का, खुश हो अल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सब पे अपना रहम करे और आप सब अच्छा गाना सुनने के साथ साथ हमारे साथ साथ जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। जी व्यूवर्स, कोशिश की हमने आज के सेशन में कि आप तक अच्छा काम जो है, जो म्यूज़िक है, जो एक मेयारी स्टैंडर्ड म्यूज़िक है, वो पहुंचाने की। तो प्लीज़ आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। ये आपके पास अवेलेबल होगी, ये वीडियो सून फेसबुक पे अवेलेबल होगी, तो कमेंट्स दीजिएगा। अच्छे रहें, खुश रहें और अच्छे म्यूज़िक को प्रमोट करें, सुनें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले सेशन में मज़ीद हम कोशिश करेंगे कि उस्ताद अकील मंजूर साहब की जो शख्सियत है उसके मुख्तलिफ जो पहलू हैं वो और हम डिस्कस करें और आर्टिस्टों को भी आप तक लेके आएँ। तो अपनी ज़रूर राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।